जय हिंद। टॉपिक हम लोग के मैथ नहीं बल्कि जीएस प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं इस समय। तो जीएस प्रैक्टिस सेट जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसको आराम से देखिए और हमको लग रहा है आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप पहले दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो इसको आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि, ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की कौन है। तो विकल्प आपके साथ है AR रहमान, दूसरा का विकल्प है सत्यजीत रे, तीसरा विकल्प आपका है पंडित रविशंकर और चौथा विकल्प आपका है कोई नहीं। तो पहले भारतीय हैं ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त करने वाले पंडित रविशंकर। अब पंडित रविशंकर का संबंध किससे पूछा जा सकता है, तो यह सितार वादक थे, सितार वादक हैं। अब AR रहमान से भी इस प्रश्न का तो उत्तर आपका तीसरा हो गया विकल्प। अब AR रहमान क्या है, इनको भी आप इसी लगे देख लीजिए। इनका पहले पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान, इनका AR रहमान का पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। यह फिल्मी संगीतकार हैं, फिल्मी संगीतकार हैं। इनके नाम पर कनाडा में बनाई गई है सड़क। तो कनाडा में सड़क किसके नाम पर बनाई गई है, तो AR रहमान के। अच्छा, सत्यजीत रे का देख लीजिए, यह फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प है AR रहमान का पूरा नाम क्या है, सत्यजीत, क्या हम लोग क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। विकल्प आपके सामने है हेमू, दूसरा विकल्प है फैजी, तीसरा विकल्प है बैरम खान और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक यानी अकबर की देखरेख करने वाला बैरम खान था। कभी ये है, हाँ। और हेमू जो है यह दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक है। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक पूछे तो हेमू है, अंतिम हिंदू शासक हेमू है। तो क्वेश्चन था प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन है, तो बैरम खान था। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ए नेशन इज मेकिंग, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे। ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे। विकल्प आपके सामने है, पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक। तीसरा विकल्प आपका दादा भाई नौरोजी। और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो ए नेशन इज मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है पुस्तक का नाम है केसरी। और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग उधर देखेंगे। अगला पॉइंट हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन किस सन प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? विकल्प आपका पहला है 1919, दूसरा है 1920, तीसरा विकल्प है 1921 और चौथा है 1922। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखना चाहते हैं तो देखिए 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट हुआ था और इसी दिन एक हमारे देश के मतलब क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस दिन हुई थी? जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक। अगला नंबर है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प आपके सामने है संसद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है उपराष्ट्रपति। अब आप बताइए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल कितना में है? 63 में। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में। प्रधानमंत्री का उल्लेख क्या हो जा रहा है? 75। और संसद का उल्लेख क्या हो रहा है? आर्टिकल 79। क्लियर। सब पर हम लोग अब एक पॉइंट बन सकता है और इसमें निर्वाचन आयोग का आर्टिकल बोले तो 324। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इसमें भाग पूछे भाग तो भाग 15 है। ठीक। अगला क्वेश्चन ले लीजिए इधर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? बोलिएगा भाई। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री, दूसरा विकल्प आपका है विधि सचिव, विधि सचिव, तीसरा है अटॉर्नी जनरल और चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। बोलिए भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? ये सब पढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल को
ठीक है, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसी को एक और नाम दिया गया महान्यायवादी, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल कर लीजिए चाहे महान्यायवादी कर लीजिए, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। हाँ, आर्टिकल पूछे किसका, किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसकी नजर आ रही सब भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? पहला विकल्प है हुमायूं, दूसरा विकल्प है गुलबदन बेगम, तीसरा विकल्प आपका है इनायत खान, और चौथा है कोई नहीं। तो गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। इसकी शॉट जिसको लेना लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, ये जीएस प्रैक्टिस सेट हल करने से आपको फ़ायदा होगा ना कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, लगेगा कि नहीं हमारे पास कुछ है क्वेश्चन, और जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं सब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? विकल्प हम दे रहे हैं, जल विद्युत, दूसरा विकल्प है ताप विद्युत, तीसरा विकल्प है परमाणु विद्युत, और चौथा है कोई नहीं। तो विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा, नहीं सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किससे होता है? तो ताप विद्युत से होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। वर्णांधता वाला व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचानता? क्वेश्चन है, इसे कलर विजन कहा जाता है। ठीक है, वर्णांधता वाला व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान पाता? हम विकल्प आपको दे रहे हैं, हरा बैगनी, हरा बैगनी विकल्प है, दूसरा विकल्प है हरा लाल, तीसरा विकल्प है सफ़ेद पीला, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। कोई नहीं। वर्णांधता व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान पाता? तो वह हरा और लाल में डिफरेंस नहीं महसूस कर पाता है, बाकी सबको पहचानता है। क्लियर है ना? यह कैसी बीमारी है? वंशानुगत है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? विकल्प आपके सामने है सारंगी, दूसरा विकल्प है संतूर, तीसरा विकल्प है सितार, और चौथा विकल्प है वीणा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी पूरे विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री
विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। वलिटीना टेरेस्कोवा, वलिटीना टेरेस्कोवा पहला विकल्प है। दूसरा है अन्ना जॉर्ज, तीसरा विकल्प है सुनीता विलियम्स, और चौथा है कोई नहीं। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वलिटीना टेरेस्कोवा है। यह रूस की रहने वाली महिला है। ठीक है, विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली यही है। अन्ना जॉर्ज यह भारत की प्रथम IAS है। यह सुनीता विलियम्स है जो भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री महिला है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक की स्थिति प्रदान की गई? क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? विकल्प आपको हम दे रहे हैं। 93वां संविधान संशोधन है, 44वां है, 42वां है और एक है 73वां। बोलिए, सब पढ़ाया गया है। विकल्प बताइए आंसर आए तो बताइए। कि संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक की स्थिति प्रदान की गई है, तो 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। इसको लघु संविधान कहा गया है। लघु संविधान किया गया है। इसमें जो है आपका इसके अनुसार मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंड शब्द 3 मतलब संशोधन किए गए हैं, मतलब प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। क्लियर है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया है? संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। ठीक है, कहाँ से हटाया गया? किस आर्टिकल से? आर्टिकल 31 से हटाकर 300A में कर दिया गया है। 93वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 2006 में। इसके अंतर्गत SC, ST, OBC के लिए शैक्षणिक संस्थान में सीटों का आरक्षण किया गया है। सब संविधान संशोधन हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आराम से भाई देखिए, आप लोग देखिए कितना आप लोग कवर कर ले रहे हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? मृत्यु दंड के मामले में क्षमा का अधिकार करा किसको है? विकल्प आपके सामने रहेगा। प्रधानमंत्री, अगला विकल्प है आपका राष्ट्रपति, अगला है मुख्य न्यायाधीश और अगला है महान्यायवादी। बिल्कुल सही। मृत्युदंड की सजा क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 72 के अनुसार। प्रधानमंत्री के लिए कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल
75 है। प्रधानमंत्री याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ते भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में बताइए? महान्यायवादी उल्लेख आर्टिकल 76, पीछे का रिवीजन कर लीजिए बाबू। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, हाँ, जिसको भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, आगे क्वेश्चन हो चुका है ऐसा। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन इधर आ जाएगा हमको लग रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? निम्न में कौन देश 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? इसके नारे वो कट गया, कौन नहीं बनाया है? तो विकल्प हम दे रहे हैं इसके हिसाब से। आप देखिए, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा। क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? तो अमेरिका नहीं बनाया है। बाकी जापान का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, न्यूजीलैंड का भी है, कनाडा का भी है। आपको मालूम है कि भारत का भी वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। लेकिन अमेरिका का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष होता है। क्वेश्चन हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी 60 जिसको लेना है ले लीजिए भाई। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टर्मिनल डॉपलर रेडार। क्वेश्चन है टर्मिनल डॉपलर रडार। टर्मिनल डॉपलर रडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प आप ध्यान से देखिएगा, मौसम भविष्यवाणी, मौसम भविष्यवाणी। अगला विकल्प है खराब मौसम में हवाई जहाज उतरना, खराब मौसम में हवाई जहाज उतरना। तीसरा विकल्प है भूकंप मापन, और चौथा है आपका समुद्र में मार्ग निर्देशन, समुद्र में मार्ग निर्देशन। तो देखिए, टर्मिनल डॉपलर रडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को नीचे उतरने के लिए किया जाता है। क्लियर? भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में फूलने वाला पहला पुष्प कौन है? हाँ, अंतरिक्ष में फूल खिला था, पता है? चलिए ठीक है। अंतरिक्ष में पुष्पित पहला पुष्प कौन है? अंतरिक्ष में पुष्पित यानी अंतरिक्ष में फूलने वाला पहला फूल कौन है? विकल्प हम दे रहे हैं। देखिए, पहला विकल्प है जीनिया, दूसरा विकल्प है अर्नाल्डी, यहाँ बंद कर दीजिए बाबू,
अर्नाल्डी। तीसरा विकल्प है आपका रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया हो गया। और चौथा है कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में फूलने वाला पहला पुष्प जो है जीनिया है। क्लियर? अच्छा, अर्नाल्डी और रेफ्लेशिया धरती पर उगने वाले सबसे बड़ा पुष्प हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं सबसे बड़ा पुष्प। अब ये जो जीनिया है यह किसके द्वारा? नासा द्वारा। नासा कहाँ की? स्पेस यूएसए है, बिल्कुल सही, यूएसए की स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है नासा द्वारा। इसका जो मिशन था, इस मिशन का नाम था 46वां मिशन में यह वहाँ पर ले जाकर जीनिया नामक पुष्प को खिलाया था, यानी पुष्पित हुआ था। हाँ, इस पुष्प से पहले वहाँ पर एक पौधा भी लगाया गया। इस पौधा का भी नाम याद रख लीजिए। पौधा, जो पौधा लगाया गया इसका नाम है आपका लेटस। लेटस, लेटस यानी पुष्प से पहले जो पौधा है उसका नाम है लेटस और पुष्प जो है जीनिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय राज्य में कुत्ते की मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? मतलब वहाँ कुत्ते की मांस लोग खाते हैं, अब वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो क्वेश्चन है किस राज्य में कुत्ते की मांस पर प्रतिबंध है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है ओडिशा, दूसरा विकल्प है नागालैंड, तीसरा विकल्प है आपका मणिपुर और चौथा कोई नहीं। तो नागालैंड में कुत्ते के मांस को प्रतिबंधित कर दिया गया है, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन हम इधर देख ले रहे हैं। जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था? क्वेश्चन देखिए भाई इधर ध्यान से। जयचंद्र कब और कहाँ मारा गया? जयचंद्र का नाम सुने होंगे आप लोग। क्वेश्चन है जयचंद्र कब और कहाँ मारा गया। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। तराइन का प्रथम लड़ाई, तराइन की प्रथम लड़ाई 1191, तराइन की दूसरी लड़ाई, दूसरी जो लड़ाई थी 1192 में, अगला 1191, दूसरा विकल्प है तराइन की दूसरी लड़ाई 1192, तीसरा विकल्प है चंदावर का युद्ध 1193, चंदावर का युद्ध जो है 1193 और चौथा कोई नहीं। ठीक, नीचे किस किनारे वाला। चलिए, जयचंद्र कब और कहाँ मारा गया? तो चंदावर की युद्ध 1193 मारा गया था। अब तराइन की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई है 1191 में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय इसको कहा जाता है, या पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच हुई थी। इस लड़ाई में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरी लड़ाई भी किसके किसके बीच हुई? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इस लड़ाई में गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। और जो चंदावर के युद्ध हुआ था 1193 में, इसमें जयचंद्र मारा गया था। यह किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। इसमें यह हारा और मारा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? विकल्प आपके सामने है। 1937, दूसरा विकल्प है 1947, 1950 और एक है 1952। तो
तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? इसका अगर आंसर आ रहा तो बोलिए भाई। 1950 में। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो 1950 बना। हम लोग इसका पूरा नाम डिटेल से देख ले रहे हैं। देखिए 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में इसको कहा जा रहा था उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 में यह हो गया आगरा और अवध प्रांत। आगरा और अवध प्रांत। फिर उसके बाद 1937 में इसका नाम बदल के कर दिया गया संयुक्त प्रांत, या इसी को कहा गया था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। और 1950 में इसका नाम बदल कर दिया गया उत्तर प्रदेश। इसका हम लोग पूरा डिटेल से देख लिए। उत्तर प्रदेश का कब कब क्या नाम था? 1936 में उत्तर पश्चिम प्रांत है। 1936 बोले 1836 में। 1870 में आगरा और अवध प्रांत। 1937 में संयुक्त प्रांत, इसी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया है। और 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है शाह आलम, तीसरा विकल्प है हुमायूं, चौथा है कोई नहीं। शाह आलम बिल्कुल सही। शाह आलम दूसरा विकल्प आपका सही है। अब यह देखिए शाह आलम जो था इसका नाम था अली गौहर। अली गौहर। अली गौहर नाम से गद्दी पर बैठा, शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण किया। जब यह शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया तो 3 लोगों को इकट्ठा किया था। यह शाह आलम द्वितीय हो गया। और एक नवाब का, बंगाल का नवाब था भाई, बंगाल का नवाब जिसका नाम था मीर कासिम। और एक अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर जब बैठा तो शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, यह तीनों एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ गए। उस लड़ाई का नाम था बक्सर की लड़ाई। 1764 में बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। अंग्रेज द्वारा इन तीनों को इकट्ठा पराजित कर दिया गया। जब पराजित कर दिया गया तो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस इलाहाबाद की संधि में शाह आलम को इलाहाबाद और कड़ा दिया गया। उसी समय क्या किया था, इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर की कहानी मालूम होगी, सबसे अनपढ़ है और सबसे महान है। हुमायूं गंगा नदी में घोड़ा से कूदने वाला शासक कौन है? गंगा नदी में कूदने वाला हुमायूं। क्लियर है? चलिए इसके साथ जिसको लेना लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था?
कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? विकल्प देख लीजिए भाई। कौशाम्बी, पहला विकल्प है कौशाम्बी, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा विकल्प आपका है श्रावस्ती और चौथा विकल्प है थानेश्वर। ठीक है, तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था, यानी चौथा विकल्प सही है। अच्छा, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया? हर्षवर्धन कहा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था। कौन था भाई? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। फयान किसके समय आया था? विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय है विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है? विकल्प आपके सामने हम दे रहे हैं। सहारनपुर, दूसरा विकल्प है फतेहपुर, तीसरा विकल्प है लखनऊ और चौथा है कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर में ज़्यादा उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की है। विकल्प आपके सामने है। स्वीडन, दूसरा है भूटान, तीसरा विकल्प है आपका ऑस्ट्रिया, और चौथा विकल्प है भारत। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की है तो भूटान। देखिए, यह अपने राष्ट्रीय आय की गणना न अपने देश के नागरिकों को खुशहाली देखकर करता है। बाकी लोग अपना जीडीपी के हिसाब से करते हैं, लेकिन खुशहाली देखकर करता है भूटान। हमारे देश के लोग कितना खुशहाल हैं, इस हिसाब से वो अपना सूचकांक तैयार करता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है, पंजाब के किस गांव में से सबसे ज़्यादा हॉकी के ओलंपिक में खिलाड़ी गए? क्वेश्चन है, पंजाब के किस गांव से ओलंपिक में हॉकी में सर्वाधिक खिलाड़ी गए हैं? सर्वाधिक खिलाड़ी गए हैं। ठीक है, विकल्प आपके सामने रहेगा। बताला, पहला विकल्प है बताला, दूसरा है मुकेरिया, तीसरा विकल्प है संसारपुर और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो पंजाब के संसारपुर गांव से ओलंपिक खेल में हॉकी में सर्वाधिक खिलाड़ी गए हैं। अगला है, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या नाम है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। शिनकानसेन, ये जापान विकल्प, जापान। ठीक, दूसरा विकल्प है जर्मनी ICE3, तीसरा है फ्रांसीसी TVC
और चौथा विकल्प है संघाई मांगलेव। संघाई मांगलेव, यह 4 विकल्प हैं। तो विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है संघाई मांगलेव। ठीक है, इसकी स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। तो हमको लग रहा है आज की वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली है। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।